हे गाइस, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आपको पता है जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं उनको तो पता है कि हम जो भी साइकोलॉजी का सेशन है उसको हमने स्टार्ट कर दिया है। सो वन बाय वन जो भी वीडियोस हैं, जो भी क्लासेस हैं, वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो जो भी नए कैंडिडेट हैं, सो उनसे रिक्वेस्ट है कि अ, आज की वीडियो से पहले जितनी भी हमने वीडियोस प्रोवाइड कर दी हैं, हमारी प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि यदि आप इस लेक्चर के साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो पहले वो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। सो मैं आपको बता दूं कि हमने जो लास्ट लेक्चर किया था, वो हमारी लास्ट क्लास थी प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी हमने स्टार्ट कर दी थी। सो कल की क्लास में हमने बोला था कि जितना भी हमारा मैटर होगा वो हम कर लेंगे, लेकिन अगर कुछ बच जाएंगी चीजें तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। सो पियाजे की थ्योरी जो कि हमारा 6th लेक्चर था, उसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। तो आज हमारा यह सेकंड पार्ट रहेगा जिसमें हम पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड जो भी हमने कुछ चीजें पेंडिंग रख दी थी, तो वो आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यह मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है। हर पेपर में आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलती हैं। ठीक है। सो थोड़ा सा मैं रिकैप्चुलेट कर दूं, हमने लास्ट क्लास में, हमने प्रीवियस क्लास में हमने कौन कौन सी चीजें की थी। जो भी इनकी इंपोर्टेंट टर्म थी वो हमने कर ली थी, और एक जो इनकी स्टेज थी, ठीक है, जिसका नाम था सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज वो हमने डिस्कस कर लिया था। सो इसको मैं थोड़ा रिवाइज कर दूं। सेंसरी मोटर स्टेज जो कि जन्म से लेकर के 2 साल तक होती है। सो इसमें हमने काफी चीजें की थी। जो कि हमने किया कि बच्चा जो है वो सेंसरीज के थ्रू जो कि नॉलेज है, जहाँ समाज और वातावरण में, एनवायरनमेंट और सोसाइटी में अपने आप को कनेक्ट करता है, उनसे जोड़ता है, तो वह सेंसरीज के थ्रू जोड़ता है। मीन्स सेंसरीज के थ्रू, देखो सेंसरी वर्ड आया है तो उसकी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा क्या है, ज्ञान को प्राप्त करता है। ठीक है। इसमें हमने कुछ सब स्टेजेस किए, जो भी इसमें कुछ सब स्टेजेस आती थी इस थ्योरी में, जो कि हमने प्राइमरी, जो हमारे पास फर्स्ट था हमारे पास रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी। ठीक है। हमने फर्स्ट स्टेज की जो कि रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी से रिलेटेड थी, जिसमें बच्चा जैसे कि सांस लेना, अंगूठा चूसना, पलके झपकना, ठीक है, अंगड़ाई लेना, मुस्कुराहट उसकी होगी, और उसके जब हम बॉडी को स्पर्श करते हैं, ठीक है, तब वह किसी तरीके का जो रिस्पॉन्स देता है वो रिफ्लेक्सिव एक्शन में आते हैं। ठीक है। तो हमने रिफ्लेक्सिव एक्शन किया। सेकेंड जो इसमें हमने सब स्टेज की वो थी प्राइमरी सर्कुलर एक्टिविटी। तो हमने प्राइमरी सर्कुलर एक्टिविटी की। थर्ड जो था वो हमने किया सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटी से रिलेटेड। ठीक है। फोर्थ स्टेज हमने टर्शरी सर्कुलरी से रिलेटेड की। और इसमें टर्शरी सर्कुलर में हमने जो कि मेन था वो किया था कि हमने एक ट्रायल एंड एरर कि बच्चा क्या है, बार बार प्रयास करता है, ठीक है, और गलतियां करता है, उसके माध्यम से सीखता है। ठीक है। और एक हमने किया ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो कि फर्स्ट स्टेज की विशेषता है। ठीक है। सो कुछ ऐसी चीजें हमने, जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें डिस्कस की थी। तो इनको डिटेल में देखने के लिए आपको हमारा प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है। ताकि आप इस वीडियो के साथ, इस लेक्चर के साथ कनेक्ट कर जाओ। ठीक है। तो प्लीज वो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप ये पहले लास्ट लेक्चर हमारा देख लें। तो फिर जो फर्स्ट जुड़े हैं फिर इस चैनल को, सॉरी, इस वीडियो को देखें। ठीक है। सो ऑब्जेक्ट परमानेंस कर लिया था। तो सेंसरी मोटर में जहां पे मैं एक चीज और बता दूं, जो कि कल की क्लास में रह गई थी, वो थी इमिटेशन। ठीक है। अगर समटाइम ऐसे ऐसा आए कि जो कि अनुकरण करना है, इमिटेशन होता है दूसरों को फॉलो करना। ठीक है। अपने बड़ों को देख करके जब बच्चा उसकी तरह नकल करता है तो वो इमिटेशन होता है। ठीक है। सो इमिटेशन भी फर्स्ट स्टेज की विशेषता है। ठीक है। और एक आपको ऐसा वर्ड भी मिल सकता है, काज एंड इफेक्ट। ठीक है। काज एंड इफेक्ट। सो काज एंड इफेक्ट भी क्या है, सेंसरी मोटर की विशेषता है। प्रीवियस लेक्चर में मैं थोड़ा इसको आपको बता देता हूं। देखो इमिटेशन तो आपको पता ही होगा कि दूसरों को देख करके, ठीक है, उसकी एक तरीके से नकल करना। तो बच्चे जब इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, दूसरों को देख करके नकल करते हैं उसकी, ठीक है, सो वो इमिटेशन में आता है, तो इसको बोलते हैं अनुकरण करना।
अब मैं इसको समझा देता हूँ। काज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है? देखो, हमने कल की क्लास में जो ट्रायल एंड एरर के बारे में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि बच्चा किसी चादर पर पड़े खिलौने को जब क्या है कि अपनी तरफ खींचता है, किसी चादर पर पड़े खिलौने को अपनी तरफ खींचता है, तो यही तो एक तरीके का काज एंड इफेक्ट है कि खिलौने को अपनी तरफ खींचने का एक कारण कि उसने उसने यह पता कर लिया बच्चे ने कि जैसे ही चादर को वह हिला रहा है तो उसके साथ खिलौना भी क्या है कि हिल रहा है। ठीक है, तो एक चीज होने पर दूसरी चीज होना, तो यही होता है काज एंड इफेक्ट। ठीक है, कि सिंपल इसमें जैसे कि आपको पता है कि धूप में कपड़े सूख जाते हैं, है ना? तो कपड़ों के सूखने का जो कारण है वो क्या है? कपड़ों पर जो इफेक्ट पड़ रहा है उसका क्या कारण है कि भाई धूप का इफेक्ट पड़ रहा है। क्लियर? तो इसलिए काज एंड इफेक्ट का गुण भी उसमें आने लग जाता है। और इन्हीं चीजों को इमिटेशन, काज एंड इफेक्ट, ट्रायल एंड एरर लर्निंग और ऑब्जेक्ट परमानेंस को सिंपली हम बोलेंगे मेंटल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन। तो वही वो रिप्रेजेंटेशन करने लग जाता है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वह अपनी जो मानसिक है अपनी मानसिक अनुभूतियों को शो करने लग जाता है। उसके माइंड में जो भी उसके माइंड में मीन्स कुछ ना कुछ चल रहा है तो उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस में किया कि उसके माइंड में ये चीज चल रही है कि भाई चाहे वस्तु उसकी आंखों के सामने नहीं है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वह एग्जिस्ट करती है उसके आसपास। ठीक है, तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस है। होप कि ये कुछ गुण हैं जो कि सेंसरी मोटर में आते हैं, इनको आप याद रखोगे। ठीक है, हमने रिफ्लेक्सेस में क्या किया, प्राइमरी में क्या किया, सेकेंडरी में क्या किया, टर्शरी में क्या किया। ठीक है, इमिटेशन, काज एंड इफेक्ट, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, बार बार एक्टिविटी करना, ठीक है, रिपीटिशन करना जो भी है, वस्तुओं के साउंड को मीन्स क्या करना, रिकॉग्नाइज करना। सो ऐसी चीजें हमारी सेंसरी मोटर में आती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो कि सेंसरी मोटर की विशेषता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि DSSB के एग्जाम होते हैं। ठीक है, सो DSSB ज्यादातर ये मानता है कि भाई जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो सेकंड स्टेज की विशेषता है। जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो सेकंड स्टेज जो आज हम करेंगे प्री ऑपरेशनल, ये थोड़ा मीज केस है, इसको थोड़ा आप देख लेना। देखो, DSSB के जो एग्जाम होते हैं, TGT के, PGT के, अगर उनमें कई बार क्वेश्चन अगर ये आता है तो वो ज्यादातर इसका राइट आंसर इसको मानते हैं, प्री ऑपरेशनल को। ठीक है, ये देखा है मैंने एक दो बार। परंतु अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते हो तो ये आपका सही हो सकता है, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रूफ पड़े हुए हैं। ठीक है, आप किसी भी बुक में देखोगे तो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो आपको फर्स्ट स्टेज में ही देखेगा, क्योंकि इसका मेन कारण यही है कि भाई हम इसको कई बार इस स्टेज में क्यों मान लेते हैं, क्योंकि ये माना जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस कि यह सेंसरी मोटर के बिल्कुल लास्ट में आता है, मीन्स एंड में। या हम कह सकते हैं, देखो एंड क्या है, हम कह सकते हैं कि यह 2 वर्ष, तो हम कह सकते हैं कि यह लगभग जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है ना, तब यह विशेषता शो करने लग जाता है। ठीक है, तो अगर हम एवरेज के अकॉर्डिंग बात करें बच्चों की, तो ज्यादातर ऑब्जेक्ट परमानेंस 2 वर्ष में शो करने लग जाता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि देखो, बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, बहुत सारी भिन्नताएं ऐसी मीन्स व्यक्तिगत भिन्नताएं उसमें पाई जाती हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विशेष प्रवृत्ति के होते हैं, तो कई बार यह गुण उसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी कई बार यह शो करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें तो ज्यादातर मैक्सिमम जो एक नॉर्मल चाइल्ड है, एक सामान्य बच्चा है, तो वह ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण लगभग जब वह 2 वर्ष का हो जाएगा तो वह शो करेगा। किसमें? हम सॉरी, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण वह 2 वर्ष की अवस्था में शो करेगा। ठीक है, अब 2 वर्ष की अवस्था ही स्टार्ट होती है हमारी, 2 से 7 ही हम रखते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, है ना? तो अब ये इसलिए इसमें थोड़ा क्या है, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है कि भैया है ऑब्जेक्ट परमानेंस इस स्टेज की विशेषता है या फर्स्ट स्टेज की विशेषता है। ठीक है, तो अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग बात करूं, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहते हो तो भाई अगर आपको क्वेश्चन मिलता है ऐसा, तो आप सेंसरी मोटर ही उसका आंसर लगा करके आए। ठीक है, सो ये हमारी फर्स्ट स्टेज थी जिसको आप डिटेल में प्रीवियस क्लास में देख लोगे। सो गाइज, आगे हमारे पास जो सेकंड स्टेज है
वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, फर्स्ट विशेषता यह 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। ठीक है, तो इसमें कुछ हम टर्म्स करेंगे जो इसकी विशेषता है। ठीक है, जो बच्चे की विशेषता है या इस स्टेज की विशेषता है, तो उसको आप अच्छे तरीके से देख लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना और याद कर लेना। ठीक है, समझ लेना। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट आता है वो है हमारे पास गुण इनिमिज्म। ठीक है, देखो जो भी बातें मैं बोलता हूँ उसको भी आप अपनी कॉपी पे नोट कर लिया करो, और जो बातें हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो उसको तो आपको नोट करना ही करना है। देखो इनिमिज्म हो गया। सेकंड हमारे पास आता है ईगोसेंट्रिक। थर्ड हमारे पास जो गुण है वो है सेंट्रिएशन। ठीक है, फोर्थ हमारे पास जो यहाँ पे गुण आएगा वो है इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी। और एक हमारे पास इसी में एक हम कह सकते हैं स्टेजेस आती है, स्टेज ही है जिसको हम अवधि बोलेंगे। हाँ, तो वो है इनिशिएटिव, इनिशिएटिव पीरियड। ठीक है, इनिशिएटिव पीरियड। इनिमिज्म का गुण इसमें बच्चा शो करता है, इगोसेंट्रिक होता है, सेंट्रिएशन, इरिवर्सिबिलिटी और अनरियलिज्म होता है बच्चा। ठीक है, उससे मीन्स एक कह सकते हैं कि जो वास्तविकता है उसकी समझ नहीं होती। ठीक है, अब इन सारी चीजों को थोड़ा ध्यान से समझ लेना, लेकिन इनको समझने से पहले ठीक है इसमें ये बात आप जरूर लिख लेना कि बच्चे अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को, इच्छाओं और आवश्यकताओं मीन्स बच्चे जो भी उनकी नीड्स हैं या जो भी उनकी डिजायर्स हैं उनको क्या है वो समझने लग जाते हैं। अपनी इच्छाओं और भावनाओं, अपनी आवश्यकताओं को अच्छे तरीके से मीन्स क्या है उनको आभास हो जाता है, समझने लग जाते हैं। तो फिर वह अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मीन्स नीड्स को पूरा करने के लिए कार्य करना मीन्स जो भी वह एक्टिविटी करते हैं, जो भी वह एक्ट करते हैं, वातावरण या समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वह अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए ही करते हैं। ठीक है, सो गाइज आगे मीन्स हम इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं डिटेल में। ठीक है, इनिमिज्म हमारे पास क्या होता है जिसको हम कहते हैं जीववाद। सो इनिमिज्म को हम जीववाद बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में हम इसको जीववाद बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है इनिमिज्म का कि इसमें बच्चे की जो थिंकिंग होती है वह निर्जीव वस्तुओं को संजीव मानता है। सिंपल सी बात है, निर्जीव वस्तुओं को संजीव मानता है। तो जो भी नॉन लिविंग सोर्सेज हैं उनको वह लिविंग रखता है कि भाई यह क्या है, इसमें ये भी सांस ले सकती हैं, ये भी एक तरीके की मीज जिस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, तो उसी तरीके से वह निर्जीव चीजों को मानता है कि इसमें भी मीज ये भी कहीं ना कहीं जीवित है और इनको भी चोट लगती है, इनको भी दर्द होता है और इनको भी किसी तरीके की इनमें फीलिंग है। मीन्स ऐसी चीजें बच्चा निर्जीव वस्तुओं के बारे में जो भी धारणा बना करके रखता है वह एनिमिज्म होता है। जैसे कि बच्चा कहता है कि किसी जो भी एक हथौड़ा है, ठीक है, उससे किसी कील को मत ठोको, किसी हथौड़े से कील को मत ठोको क्योंकि क्या है इसको दर्द हो रहा है। ठीक है, जब बच्चा ये कहता है, ठीक है, तो इट मीन्स वो क्या है कि ऐसी चीजों को क्या कर रहा है, संजीव मानता है। जैसे कि बच्चा, आपको पता है कि अपने खिलौनों के साथ क्या कर रहा होता है, बातें कर रहा होता है। ठीक है, बच्चा अपने खिलौनों के साथ बातें कर रहा होता है, तो इट मीन्स वह क्या है इसको संजीव मानता है। ठीक है, अगर उसे लगता है कि उसके खिलौने को किसी ने मारा है तो उसे लगता है कि उस जहां उसका खिलौना टूट गया है तो उसे लगता है कि भाई ये कहीं ना कहीं नष्ट हो गया है, ये मर गया है और ये उसे कभी भी ऐसी चीज फिर नहीं मिल पाएगी, तो वह रोता है। ठीक है, तो ऐसी जो एक्टिविटी आती है वह एनिमिज्म में आती है। ठीक है, सो सिंपल फॉर्म है कि
प्याजे की सेकंड स्टेज की जो विशेषता है वो है एनिमिज्म। ठीक है, आगे हमारे पास जो थर्ड है इसमें वो है ईगोसेंट्रिक। इसको अच्छे से समझ लेना, ईगोसेंट्रिक। देखो, ईगोसेंट्रिक होता है अहंकेंद्रवाद। ठीक है, और मैं बता दूं ये सारी चीजें जो हम इसके गुण करेंगे वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये गुण है तो उसमें ये गुण होगा ही होगा, और अगर ये गुण है तो उसमें जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो भी होगा ही होगा। ठीक है, तो अहंकेंद्रवाद में क्या होता है कि बच्चे हम यह कह सकते हैं, इसकी जो एक प्रॉपर डेफिनेशन बनती है कि इसमें बच्चों के विचार दूसरों या वयस्कों या बड़ों से अलग होते हैं। जो भी समाज या वातावरण में बच्चे देखते हैं उनकी व्याख्या अपने अपने ही विचारों से करते हैं, जो कि वास्तविकता से अलग होते हैं। ठीक है, तो ये एक इसकी डेफिनेशन बन सकती है। देखो, इसमें हमने एक दो बातें ही लिखी हैं कि बच्चों के विचार, ठीक है, बच्चों के जो विचार हैं वह दूसरों से अलग होना। कहने का मतलब है कि इस थिंकिंग में बच्चा जो भी वातावरण या समाज में देख रहा है तो उसको एक्सप्लेन जो करता है वह अपने जो जैसे वह देख रहा है ना उसको वैसे ही एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, उसे ये नहीं पता होता कि जो यह एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ठीक है, उसकी रियलिटी, उसकी जो वास्तविकता वो कुछ और है। ठीक है, लेकिन उसको जो वह देख रहा होता है उसी तरीके से एक्सप्लेन वो कर देता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो चीजें किसी स्पेसिफिक कार्य के बारे में व्यक्ति सोचते हैं, जो भी व्यक्ति सोचते हैं, जो भी चीजें हो रही हैं वातावरण में या जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में जो व्यक्ति या बड़े या वयस्क सोचते हैं, तो वैसा बच्चे नहीं सोचते। इसमें बच्चे ही हम ये लिख सकते हैं कि बच्चे स्वयं के विचारों को सही सही मानते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में हमने एक एग्जाम्पल किया था सेंसरी मोटर स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में हमने एग्जाम्पल किया था। कौन सा एग्जाम्पल था? जैसा कि हमने पीछे एक एग्जाम्पल किया था, आपको पता होगा कि बच्चे ने देखा कि जो दूध है वह मशीन से निकलता है। तो बच्चा कहता है कि मशीन दूध देती है है ना? सो हालांकि हमें पता है कि लेकिन बच्चे को ये लगता है कि वो दूध है जो वो मशीन ही देती है, मतलब कि मशीन में ही बन रहा है दूध। तो उसको जो भी उसने अपने विचार दिए इस इसको देख करके, तो वह उसको क्या मानता है? सही मानता है। ठीक है, सो ईगोसेंट्रिक थिंकिंग एक ऐसी थिंकिंग है जिसमें बच्चा अपने विचारों को मुख्य मानता है, तो जो कि विचार बड़ों से अलग होते हैं। क्लियर है? तो ये आप ईगोसेंट्रिक थिंकिंग में याद रखोगे कि भाई ऐसी विचारधारा जो कि बड़ों से अलग होती है और बच्चे उन्हें सही मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें वास्तविकता नहीं होती, वो रियलिटी के साथ जुड़ा नहीं होता। ठीक है, वो चीजें रियलिटी के साथ जुड़ी नहीं होती। तो ये है हमारे पास ईगोसेंट्रिक।
सो गाइस आगे हमारे पास जो इसमें नेक्स्ट विशेषता आती है वो है सेंट्रिएशन। ठीक है, सेंट्रिएशन जिसको बोलते हैं केंद्रीकरण, जिसको बोलते हैं केंद्रीकरण। देखो, केंद्रीकरण मीन्स एक ही पॉइंट पर केंद्रित होना। हम ये कह सकते हैं कि एक ही बिंदु पर केंद्रित होना। ठीक है, ये हो सकता है एक ही बिंदु पर केंद्रित होना। कहने का मतलब कि बच्चा किसी वस्तु या घटना की सारी विशेषताओं पर ध्यान नहीं देता। वह किसी वस्तु या घटना की एक ही विशेषता पर ध्यान देकर उसको प्रस्तुत या व्याख्या करता है। देखो, कहने का मतलब है कि जो भी कोई घटना है या जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके सारे जो भी फैक्टर होते हैं, विशेषताएं होती हैं, तो उस पर वह ध्यान नहीं देता। वह सिर्फ एक ही विशेषता को मुख्य मान करके उसको उसी तरीके से एक्सप्लेन कर देता है। इसमें मैं एग्जाम्पल की बात कर देता हूं, एग्जाम्पल से आप समझोगे। देखो, जब बच्चे को हम एक एक पेन दे दिया, हमने एक बच्चे को हमने क्या कर दिया, एक पेन दे दिया। हमें पता है कि पेन की विशेषता है क्या, कि पेन काम आता है लिखने के लिए, है ना। हमें ये पता है कि पेन की एक प्रॉपर, एक विशेष तरीके से हम पेन को यूज करते हैं। ठीक है, सो हमने बच्चे को पेन दिया, तो वह पेन के साथ क्या कर रहा है, लिखने की बजाय खेल रहा है। ठीक है, पेन के साथ लिखने की बजाय खेल रहा है। जैसे बच्चा पेन के साथ ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे कर रहा है। तो इट मीन्स जो भी वह एक्टिविटी उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ कर रहा है, तो उसको उसने जो भी एक विशेषता अपने माइंड में डिसाइड कर ली, तो इट मीन्स वह क्या है, सेंट्रिएशन है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि चेयर होती है। सो चेयर हमें पता है कि बैठने के लिए चेयर का हम यूज करते हैं। ठीक है, सो बच्चा उस चेयर को क्या कर रहा है, हम कह सकते हैं कि चेयर को धकेल रहा है, और धकेलने के साथ साथ उसको उसने बना लिया कि यह एक गाड़ी बन गई। ठीक है, तो धकेलने के साथ साथ चेयर को वह खेल रहा है कि यहाँ पे बच्चा है और यहाँ पे चेयर है। ठीक है, तो इसको वह इस साइड धकेलता जा रहा है और अपने मजे लेते एंजॉय करता जा रहा है इस एक्टिविटी को। तो इट मीन्स जो भी उसके दिमाग में चेयर की विशेषता आ गई है, उसने उसी हिसाब से उसके साथ रिएक्ट करना वो स्टार्ट उसने कर दिया है। ठीक है, सो किसी स्पेसिफिक वस्तु से संबंधित एक विशेषता बना करके उसको उसी तरीके के साथ एक्सप्लेन कर देना या उसी तरीके की रिएक्शन दे देना, वो क्या है, सेंट्रिएशन आता है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास जब बच्चा किसी जो भी है इस तरीके से, ये एक हम कह सकते हैं ये एक रिमोट है। तो जब बच्चा टीवी के रिमोट को मोबाइल समझता है, जब बच्चा टीवी के रिमोट को मोबाइल समझे, सिंपल है, तो यह सेंट्रिएशन है। मींस उसने उसने कुछ उसने मोबाइल देख रखा है। ठीक है, उसको पता है कि मोबाइल के साथ जो मीन्स लोग हैं, वो उसको कान पे लगा करके जो भी कुछ है टॉकिंग करते हैं। ठीक है, सो उसने रिमोट को ही मोबाइल समझ करके अपने कान पे लगा लिया। इट मीन्स यह जो ऐसी एक्टिविटी है, तो यहाँ पे उसे समझ है इस ऑब्जेक्ट की, लेकिन उसे इस ऑब्जेक्ट मीन्स इस ऑब्जेक्ट की विशेषताएं उसमें इसमें धारण कर दी हैं कि भाई यही वो चीज है, और उसको उसी तरीके से उसने रिएक्ट करना उस पर स्टार्ट कर दिया है कि यह एक मोबाइल है, तो इससे वह बातें करने लग गया है। ठीक है, सो अपने कान पे लगा करके। तो इट मीन्स क्या है कि रिमोट को जब वह मोबाइल मानता है, हालांकि रिमोट की विशेषताएं कुछ और हैं, ये एक्चुअल में रियलिटी कुछ और है। ठीक है, तो वही चीज है कि उसकी सारी विशेषताओं पर ध्यान नहीं देता। जो भी मीन्स इस रिमोट की विशेषताएं हैं, उस पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। अपनी ही मेंटेलिटी से एक
जो भी इसका कैरेक्टर है उसको डिसाइड कर दिया और उसी तरीके का रिएक्शन उस पर दे दिया। ठीक है, तो ये 2-3 एग्जाम्पल है, होप के इसके साथ ये चीज आप समझ गए होंगे सेंट्रिएशन। अब यहाँ पे मान सकते हो कि कहीं ना कहीं ये चीज जो हमने पीछे किया ईगोसेंट्रिक अहकेंद्रवाद उसके साथ जुड़ी हुई है, कि उसमें भी हमने यही पढ़ा था ना कि जो भी कुछ विशेषताएं होती हैं जहाँ बच्चों के विचार होते हैं वो दूसरों से अलग हैं, तो यहाँ पे सेम ही चीज है कि इसमें जो विचार है बच्चों के वो दूसरों से अलग हो रहे हैं, कि हम रिमोट को एक स्पेसिफिक जो भी उसका फंक्शन है उसी के लिए यूज करेंगे, लेकिन बच्चा उस रिमोट को किस फंक्शन के लिए यूज कर रहा है, तो उसे एज अ मोबाइल समझ करके उसका यूज कर रहा है। चेयर को वह धकेलता हुआ खेल रहा है कि यह उसकी एक गाड़ी है। ठीक है, पेन के साथ वह उसको एक खिलौना समझ करके उसके साथ खेल रहा है। तो इट मीन्स क्या है, सेंट्रिएशन है। होप के सेंट्रिएशन आप समझ गए होंगे, अगर फिर भी नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना। सेकंड स्टेज की विशेषता सेंट्रिएशन, तो हमने एनिमिज्म कर लिया, ईगोसेंट्रिक कर दिया और सेंट्रिएशन कर लिया। बच्चों की जो एक अवधारणा होती है, विचार होते हैं वो दूसरों से अलग होते हैं बच्चे, परंतु अपनी नीड्स को यहाँ पे समझने लग जाते हैं। क्लियर, तो यह 2 से 7 वर्ष की विशेषता है। आगे हम नेक्स्ट विशेषता देखते हैं। तो गाइस आगे हमारे पास आता है इररिवर्सिबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि रिवर्स न कर पाना। तो जब चीजों को बच्चा रिवर्स नहीं कर पाता तो उसको बोलते हैं इररिवर्सिबिलिटी। जैसे कि हमें पता है कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक पेन होता है। ठीक है, एक पेन होता है। ठीक है, तो उसका एक प्रॉपर कवर भी होता है। ठीक है, पेन में प्रॉपर कवर होता है और उसके अंदर एक रिफिल होता है। ठीक है, जिसकी एक निब होती है ना। अगर हम इस पेन को पूरे तरीके से खोल दें कि इसका जो कैप है उसको अलग कर दें, है ना, इसका जो कवर है उसको अलग कर दें, ठीक है, तो इसका जो रिफिल है उसको अलग कर दें, और बच्चा इस पेन को दोबारा से क्या है कि रिफिल इसके अंदर डाल करके उसको अपने हिसाब से बंद नहीं कर पाएगा। मीन्स जिस चीज को हमने जिस तरीके से खोला है उसको उसी तरीके से बंद करने की योग्यता बच्चों में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप इसको इजिली तरीके से ये समझ सकते हो कि अगर बच्चा काउंटिंग कर रहा है 3 4 5 6 7, ठीक है, तो वह उसको रिवर्स नहीं कर पाएगा 7 6 5 4 3 2 1 जो भी है। ठीक है, सो रिवर्स करना चीजों को बच्चे ये चीज नहीं समझ पाते। ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी में तो इसको बोलते हैं, हिंदी में ये वर्ड आपको मिल सकता है। ठीक है, कि दोहरा नहीं सकता बच्चा। ठीक है, उसको वापस उसी तरीके की सिचुएशन में नहीं लेके आ सकता किसी वस्तु को। ठीक है, तो ये होता है इरिवर्सिबिलिटी। क्लियर है, तो ये सिंपल था इरिवर्सिबिलिटी। आगे इसमें ये आप नोट कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पीरियड है, इसको बोलते हैं इनिशिएटिव पीरियड। ठीक है, इसको बोलते हैं अंतदर्शी अवधि, अंतदर्शी अवधि या अंतदर्शी काल। ठीक है, यह लगभग 4 से 7 वर्ष की विशेषता है अंतदर्शी। इसमें बच्चे में थॉट्स बन जाते हैं जिसको बोलते हैं हम परसेप्चुअल थॉट। ठीक है, जिसको हम परसेप्चुअल थॉट्स बोलेंगे, जहां सिंपल हम कह सकते हैं कि इसमें बच्चा कल्पनाएं करने लग जाता है, कल्पनाएं करने लग जाता है। लेकिन इसमें जो कल्पना है उस कल्पना में रियलिटी का गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, जो भी कल्पना है रियलिटी का गुण नहीं पाया जाता। जैसे कि छोटे बच्चे सिंपली कहें भूतों की जो कहानियां होती हैं, ठीक है, उस पर विश्वास कर लेना, भूतों की कहानियों पर विश्वास करना, तो ये क्या है, एक इनिशिएटिव पीरियड की विशेषता है। उससे जो सपने आते हैं तो उसको वो सपने भी सच लगते हैं। ठीक है, तो सपनों को सच मानना यह एक इनिशिएटिव पीरियड की विशेषता है। जो भी एक थॉट्स जो कि एक तरीके की कल्पना हो सकती है, ठीक है, परसेप्शन हो सकती है, वो क्या है उसके दिमाग में बन गई तो वो क्या है उनको सच मानने लग जाते हैं। इसमें जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जब बच्चे कल्पनात्मक खेल खेलते हैं,
कल्पनात्मक खेल, ठीक है, कल्पनात्मक खेल खेलते हैं तो वह इनिशिएटिव पीरियड की विशेषता है। अब भाई कल्पनात्मक खेल होते हैं क्या, होते हैं कल्पनात्मक खेल, तो थोड़ा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। कल्पनात्मक खेल जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ, माचिस की डिब्बी को रेलगाड़ी बनाकर खेलना, सिंपल एग्जाम्पल है। माचिस की डिब्बी को रेलगाड़ी बना करके खेलना। अब माचिस की डिब्बियां लगा लो चलो, क्योंकि रेलगाड़ी के काफी डिब्बे होते हैं। तो जैसे ही बच्चे ने क्या किया, माचिस की डिब्बियों को आपस में जोड़ दिया, ठीक है, और जोड़ करके उसने उसको क्या समझ लिया कि यह रेलगाड़ी के क्या है, डिब्बे हैं, बॉक्सेस हैं। तो मीन्स ये एक कल्पनात्मक खेल उसका बन जाता है, ठीक है, ये एक कल्पनात्मक खेल बन जाता है। इसी को बोलते हैं, ये भी मिल सकता है, मेक बिलीव प्ले, ठीक है, मेक बिलीव प्ले, ठीक है। सो कल्पनात्मक खेल इनिशिएटिव पीरियड की विशेषता है। इसमें बच्चा कल्पनाएं करता है और उन्हीं कल्पनाओं को वह सच मानने लग जाता है, हालांकि उसका रियलिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। तो सारी चीजों, जो भी सारी विशेषताएं हमने की, इसमें यही बात आ रही है सभी में कि ये चीजें रियल नहीं होती। जैसे कि उसने एनिमिज्म में निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझा तो रियल नहीं है ना। ईगोसेंट्रिक में मीन्स अपने विचार अलग तरीके से एक्सप्लेन किए जो कि दूसरों से अलग थे, तो वो भी रियल नहीं है ना। इरिवर्सिबिलिटी हो गया, हमने इरिवर्सिबिलिटी किया जिसमें बच्चा जो भी एक प्रॉपर वस्तु है उसको जिस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, तो उसको वह क्या है, वापस खोल नहीं सकता या बंद नहीं कर सकता। तो ये किस में आता है, इरिवर्सिबिलिटी में आता है, ठीक है। इनिशिएटिव पीरियड का संबंध भी फिर इसी से है कि बच्चा अपना मीन्स एक तरीके की थिंकिंग तो करने लग गया, ठीक है, थिंकिंग तो उसमें आ गई, लेकिन न ही यह थिंकिंग लॉजिकल है, न ही यह कॉन्क्रीट है, और ना ही यह एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। मीन्स एक थिंकिंग उसमें बन रही है, लेकिन उसका तर्कपूर्ण होना या मूर्त होना या अमूर्त होना, तो या रियल होना, इसके साथ रिलेशन नहीं बनता, ठीक है। सो सिंपली हम कह सकते हैं कि थिंकिंग वो करने लग जाता है। जैसे कि उसने जब गाड़ी को देखा तो उस देखो गाड़ी को देख करके, ठीक है, उसे पता चला कि गाड़ी इस तरीके से भी बनाई जा सकती है ना। सो यहाँ पे अब इसी चीज को मैं कह सकता हूँ, इनिशिएटिव पीरियड से हमने पहले अभी किया एक, जिसको बोलते हैं सेंट्रिएशन, है ना। सेंट्रिएशन हमने किया, तो उसमें भी हमने यही किया। उसमें भी हम ये एग्जांपल रख सकते हैं कि माचिस की डिब्बियों को रेलगाड़ी समझना, ठीक है, माचिस की डिब्बियों को, ये माचिस की डिब्बियां हैं, इसको क्या समझना, रेलगाड़ी समझना, ठीक है। हालांकि माचिस की वो डिब्बियां हैं, इसकी विशेषता कुछ अलग है, लेकिन उसने इसमें कौन सी विशेषता ऐड कर दी। जैसे कि हमने पेन की विशेषता देखी थी, रिमोट की विशेषता देखी थी, चेयर के बारे में हमने एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। मीन्स विशेषताएं हैं जो यह विशेषताएं हमने की, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता है। तो याद रखना भाई, जो बच्चा है अपनी इच्छाओं को समझने लग जाता है, बच्चा एक अह केंद्रवाद तरीके की जो प्रवृत्ति है उसको शो करता है, ठीक है, बच्चा सेंट्रिएशन शो करता है, इरिवर्सिबिलिटी का गुण उसमें आ जाता है, इनिमिज्म का गुण जो है वो उसमें आ जाता है, ठीक है। और इसी को जो हमने बोला ना, हमने किया था इनिशिएटिव, हमने इनिशिएटिव पीरियड किया, इसी में आती है सिंबॉलिकल थिंकिंग। तो इसी को बोलते हैं सिंबॉलिकल थिंकिंग, या चिन्हों को निरूपित करना। अब निरूपण, हमने कल एक वर्ड किया था, लास्ट क्लास में हमने एक वर्ड किया था, निरूपण मीन्स माइंड मैपिंग, ठीक है। सो ये एक तरीके की सिंबॉलिकल थिंकिंग, माइंड मैपिंग ही है
कि माइंड में एक मैप तैयार कर लेता है, कि उसके माइंड में एक मैप बना हुआ है मोबाइल का, तो वह क्या है, रिमोट को क्या समझने लग जाता है, मीन्स मोबाइल समझने लग जाता है। ठीक है, रिमोट को, तो उसके माइंड में एक मोबाइल का जो भी माइंड है वो, सॉरी, मैप है वो बना हुआ है, तो वो रिमोट को समझने लग जाता है। उसके माइंड में रेलगाड़ी का मैप बना हुआ है, तो वह माचिस की डिब्बियों को रेलगाड़ी बना लेता है। समझ रहे हो? तो यही सिंबॉलिकल थिंकिंग है। क्लियर है? तो सिंबॉलिकल थिंकिंग भी इनिशिएटिव पीरियड का ही हिस्सा होती है। परसेप्चुअल थॉट्स हो गए, सिंबॉलिकल थिंकिंग होगी, जहाँ काल्पनिक सोच हो गई, इस तरीके के खेल हो गए जिसमें मैंने आपको लिखवाया मेक बिलीव प्ले। ठीक है, जहाँ जो भी कल्पनात्मक, जो कि अनरियलिज्म होते हैं, ऐसे खेल हो गए। बच्चा अपनी उंगलियों के साथ खेल रहा होता है, कई बार एक उंगली को वह कोई अपना दुश्मन मान लेता है, दूसरी उंगली को वह हीरो मान लेता है, विलेन और हीरो बना करके वह खेल रहा होता है। सिंबॉलिकल थिंकिंग ही है। ठीक है, सो ऐसी चीजें जो बच्चा कर रहा है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है। ठीक है, सो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज हमारा कंप्लीट हो गया। होप कि इसमें जो भी हमने चीजें की ये आप समझ गए होंगे और इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। सो गाइस, ये हमारे पास हो गया, और इसमें एक मैं और आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज में एक आप ये भी समझोगे कि बच्चे कलेक्टिव मोनोलॉग होते हैं। कलेक्टिव मोनोलॉग मीन्स ऐसी बातें करना जो कि जिसका कोई न तो सिर होता है न ही पैर होता है, मीन्स बिना सिर पैर की बातें करना। ठीक है, जैसे कि बच्चे कहते हैं कि भाई रेलगाड़ी सड़कों पर क्यों नहीं चलती। ठीक है, मीन्स बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग। बच्चे जब बहुत ज्यादा अपने बड़ों से पूछते हैं, तो वो हम कह सकते हैं कि बच्चे कलेक्टिव मोनोलॉग होते हैं, क्योंकि उनके उनके पास जो इन्वायरमेंट में देखते हैं, तो उनको वह जानने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण वह फिर दूसरों से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं। ठीक है, जिससे कई बार मीन्स जो पेरेंट्स हैं वो क्या है कि उनके क्वेश्चन का आंसर देते देते थक जाते हैं, कि भाई हर बार आप बोलते रहते हो, है ना। बट एज अ पेरेंट्स या एज अ टीचर या एज अ मीन्स उसका जो भी आप उसको नॉलेज दे रहे हो, तो फैसिलिटेटर होने के नाते आपको उनके विचारों को, जो भी वह पूछ रहे हैं, उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, उनको संतुष्टि मिलनी चाहिए, उनको उसी वे से समझाना चाहिए जो भी वह, जिस वे से वह सोच रहे होते हैं। ठीक है, सो कलेक्टिव मोनोलॉग जो कि सेकंड स्टेज की विशेषता है। आगे हम थर्ड स्टेज करने वाले हैं इसमें, जिसका नाम है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, जो कि 7 से, हम कह सकते हैं 12 वर्ष, 7 से 12 वर्ष। पहले मैं इन दोनों चीजों को जोड़ दूं, एक जो अवस्था है उसके साथ। प्री ऑपरेशनल स्टेज, देखो ये दोनों हम कह सकते हैं कि चाइल्डहुड की विशेषता है, चाइल्डहुड, बाल्यावस्था की विशेषता। ठीक है, ये दोनों बाल्यावस्था की विशेषता है। ठीक है, क्योंकि बाल्यावस्था होती है 2 से लेकर के 10 या 12 वर्ष तक, तो 2 से लेकर के 12 वर्ष तक, 11 रख लो, तो 2 से लेकर के 11 वर्ष तक हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसी में आ रही हैं ये चीजें। ठीक है, तो इनके साथ ये दोनों रिलेट करती है। लेकिन चाइल्डहुड में भी दो आती हैं, एक तो है प्री चाइल्डहुड। ठीक है, दूसरा हमारे पास है लेटर चाइल्डहुड, या इसी को हम मिडल चाइल्डहुड भी बोल सकते हैं, मिडल चाइल्डहुड। तो प्री चाइल्डहुड प्री ऑपरेशनल से रिलेट करती है, और मिडिल चाइल्डहुड इससे रिलेट करती है, क्योंकि प्री चाइल्डहुड बन जाती है 2 से लेकर के 6 वर्ष, और लेटर चाइल्डहुड बन जाती है 6 से लेकर के 12 वर्ष। ठीक है, तो 2 से लेकर के 6 प्री चाइल्डहुड जो कि प्री ऑपरेशनल के साथ ही रिलेट कर गई, और लेटर चाइल्डहुड या मिडिल चाइल्डहुड जो कि 6 से 12 मीन्स 7 से 11, ये दोनों सेम सेम एज बन रही है, तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बन गई। क्लियर? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वर्ड आया है कंक्रीट, जिसका मतलब होता है मूर्त, तो इसको बोलते हैं मूर्त प्रक्रियात्मक अवस्था, इसको बोलते हैं पूरक प्रक्रियात्मक अवस्था। यह है मूर्त। मूर्त मतलब कि जिसकी के कोई ना कोई इमेज है, इमेज व्यक्ति, हाँ सॉरी, बच्चा उस इमेज या उसकी कोई स्ट्रक्चर है उसको देखता है। तो सिंपल याद रखना, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करने लग जाता है, यह इसकी पहली विशेषता है, लॉजिकल थिंकिंग। लेकिन लॉजिकल थिंकिंग करने लग जाता है बट कंक्रीट ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, परंतु वह कंक्रीट ऑब्जेक्ट पर लॉजिकल थिंकिंग करता है।
ठीक है। अब लॉजिकल थिंकिंग में अगर बात करें, वह दो प्रकार की होती है। जो जो वस्तु बच्चे के सामने है, उस वस्तु को देख करके उसकी एक्सप्लेनेशन देना, वह कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता है। लेकिन सम टाइम जब बच्चा किसी चीज को एक्सप्लेन करता है विदाउट एनी एग्जाम्पल या विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, सो वो आगे जो हमारे पास थर्ड फोर्थ स्टेज आएगी, यह थर्ड स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल, वो उसमें चली जाती है वो विशेषता। क्लियर है? तो लॉजिकल थिंकिंग यूज करना परंतु कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स पर। जैसे कि मैं यहाँ पे दो तरीके के एग्जाम्पल दूंगा। एक तो मैंने कहा कि जब हम बच्चे को एडिंग करना सिखाते हैं, जैसे कि ये हमारे पास कैंडी है, ठीक है, और एक कैंडी ये है, ठीक है, और यहाँ पे ये रख ली और ये भी, ठीक है। बच्चे को कहा कि ये हमारे पास कैंडीज हैं, इसमें हमने, ये हमारे पास चार हैं, इसमें हमने दो कैंडीज और ऐड कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो यहाँ पे कहेंगे कि चार और दो। अगर हम बच्चे को कैंडी शो नहीं करते तो बच्चे को बोलते हैं कि चार और दो कितने होते हैं, तो इस स्टेज में बच्चा जो ऐड करने की योग्यता है वो ऐसे नहीं कर पाएगा। लगभग हम स्टार्टिंग की बात करें, जैसे कि यहाँ पे सात, दो से सात रखी थी, तो सात, पांच या छह की बात रखें, ठीक है। इसमें बच्चा इन चीजों के साथ रिलेट करके इनको ऐड करेगा। बच्चा इस तरीके से ऐड करेगा कि एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। फिर बच्चा कहेगा कि भाई हमारे पास कितनी कैंडीज हैं? छह कैंडीज हैं। मीन्स किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए उसके सामने प्रॉपर जो उसके ऑब्जेक्ट हैं वो होने चाहिए। तो फिर जब बच्चा अपनी थिंकिंग यूज कर रहा है और प्रॉब्लम को हल करता है, वो किससे रिलेट करती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से रिलेट करती है। आई होप कि इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। लेकिन समटाइम कुछ ऐसे अगर हम बच्चों को स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग सम होते हैं कि एक राजू के पास, राजू है, राजू के पास चार कैंडीज थी और उस दो कैंडीज उसको उसकी मम्मी ने दे दी, तो उसके पास कुल कितनी कैंडीज हो गई? तो ऐसे अगर हम जो स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर सम पूछेंगे तो फिर कहीं ना कहीं बच्चा ऐसे सम को हल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें बच्चा अपनी जो भी जो अपना माइंड है, जो अपनी मेंटल ऑपरेशंस है उसको यूज करेगा, जो कि कहीं ना कहीं लॉजिकल थिंकिंग तो है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के साथ रिलेट करती है, जिसमें जिसमें जिसको बोलते हैं हम अमूर्त सोच, जिसमें बच्चे को ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं होती। जस्ट अब किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए अपने माइंड का सहारा लेता है, ठीक है, अपने माइंड का यूज करता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माइंड की बजाय वो ऑब्जेक्ट्स का यूज कर रहा होता है। क्लियर है? तो ये आप समझोगे कि भाई कंक्रीट ऑपरेशनल में कंक्रीट वर्ड आता है जिसका मतलब होता है मूर्त। मूर्त मतलब मूर्ति सामने होनी चाहिए भाई, एक प्रॉपर जो इमेज है वो सामने होनी चाहिए। तो इमेज ऑब्जेक्ट की हम सामने रख के ही प्रॉब्लम को सॉल्व करवा रहे हैं। तो बच्चा जब प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करता है वो कंक्रीट ऑपरेशन की विशेषता आ जाती है। अब यहाँ पे दो चीजें मैं आपको और बताता हूँ। प्री ऑपरेशनल स्टेज को हम प्री स्कूल स्टेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह स्कूल से पहले होती है और लगभग बच्चा 5 या 6 वर्ष की उम्र में स्कूल जाने लग जाता है, जो कि इस स्टेज में आ जाता है। तो इसको स्कूल एज भी बोल सकते हैं, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, स्कूल एज। तो बच्चा स्कूल जाने लग गया तो हम मान सकते हैं कि बच्चा जो भी है, काउंटिंग है, कैलकुलेशन है, वो थोड़ी बहुत करने लग जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि बच्चे में न्यूमरेशन की विशेषता आ जाती है, मीन्स कैलकुलेशन करना या काउंटिंग करना, ठीक है। बच्चा गिनती वगैरह, ठीक है, करने लग जाता है। न्यूमरेशन में एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग या अलग करना, ठीक है, गुणा करना, इस तरीके की प्रक्रियाएं वो करने लग जाता है। सेकंड विशेषता आती है क्लासिफिकेशन। तो बच्चा जो भी वर्गीकरण है, ठीक है, क्लासीफाई है चीजों को, ठीक है, वो भी करने लग जाता है कि चीजों को विशेषताओं के अनुसार उनको क्लासीफाई करना, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बाद आप रख सकते हो सीरीज में, कि बच्चा सीरिएशन भी करने लग जाता है, ठीक है, सीरीज बनाने लग जाता है। मीन्स चीजों को उनकी विशेषताओं के अनुसार एक सीरीज में लगाना, जैसे कि बढ़ते क्रम में या उतरते क्रम में, कोई कोई वस्तु छोटी है, फिर उससे छोटी है, फिर उससे छोटी है, फिर उससे छोटी है। तो वस्तुएं वस्तुएं उसके सामने होनी चाहिए और उन वस्तुओं को देख करके उनकी विशेषताओं के आधार पे वह सीरिएशन करना, क्लासीफाई, ठीक है, न्यूमिरेशन वगैरह ऐसी वो इसमें योग्यताएं उसमें आ जाती है, ठीक है। एडिंग करना, ठीक है, सेपरेट करना, वो विशेषताएं इसमें आ रही हैं।
इसमें हमने गुण किया था सेकंड स्टेज में ईगोसेंट्रिक का गुण, ठीक है। तो ईगोसेंट्रिक का गुण इसमें हम कहेंगे खत्म हो जाता है। तो बच्चा ईगोसेंट्रिक के गुण को समाप्त कर देता है, मीन्स बच्चा जो एक दूसरों उनके विचार भी बड़ों जैसे यहाँ पे होने लग जाते हैं। तो ईगोसेंट्रिक का गुण समाप्त कर दिया। हमने एक विशेषता पढ़ी थी इसमें इरिवर्सिबिलिटी, और इरिवर्सिबिलिटी का गुण भी इसमें समाप्त करके बच्चा रिवर्सिबिलिटी करने लग जाता है, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी का गुण उसमें आ जाता है, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी हो गया मीन्स अब वह चीजों को उल्टना पलटना सीख जाता है। मीन्स किसी पेन का आप कवर खोल दो, उसका कैप खोल दो, उसका जो भी कवर है वो खोल दो, उसमें से रीफिल निकाल दो तो वो बच्चा उसको बंद कर देगा, ठीक है। जस्ट सिंपली हम कह सकते हैं कि बच्चा जो काउंटिंग है उसको रिवर्स कर सकता है, ठीक है। वह 10 9 8 7 6 इस तरीके से वह काउंटिंग को रिवर्स कर सकता है। तो रिवर्सिबिलिटी का गुण उसमें आ जाता है। इस स्टेज में हमने एक गुण पढ़ा था सेंट्रिएशन का, ठीक है। आपको याद होगा सेंट्रिएशन कि एक प्रॉपर जो विशेषता है जस्ट अपने दिमाग से बना करके फिर उसी तरीके से चीजों के साथ रिएक्ट करता है। तो वो गुण खत्म करके इसमें गुण आ जाता है बच्चे में डिसेंट्रिएशन, ठीक है। डिसेंट्रिएशन जिसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, ठीक है। उसको हमने कहा जो इस स्टेज की विशेषता से उसको कहा केंद्रीकरण, और इस स्टेज को कहा विकेंद्रीकरण। मीन्स इसमें अब जो भी वस्तु है, वस्तु या घटना की विशेषता के अनुसार, विशेषता के अनुसार उस पर रिएक्ट करना, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण जो भी कोई वस्तु है जहां घटना है तो उसकी उसकी विशेषता के अनुसार रिएक्ट करना। मीन्स यहाँ पे उसको जो भी वस्तुओं की विशेषताएं हैं उसके बारे में उसको अंदाजा हो जाता है कि जो पेन है वो लिखने के लिए यूज होता है, खेलने के लिए नहीं। जो चेयर है वह बैठने के लिए यूज होती है, ना कि उसके उसको हम गाड़ी बना लें, ठीक है। जो पेन जहाँ जैसे कि रिमोट है टीवी का, तो वो जस्ट टीवी के लिए ही यूज हो रहा है, ना कि उसको एज ए मोबाइल समझ के आप यूज करो, ठीक है। तो ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की विशेषताएं हैं, इसको आप लिख लेना। न्यूमरेशन इसमें हो गया, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, इगोसेंट्रिक का गुण खत्म कर देता है, रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है और इरिवर्सिबिलिटी का गुण खत्म कर देता है। डिसेंट्रिएशन आ गया, सेंट्रिएशन का गुण खत्म कर दिया इसमें हमने। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें टर्म आती है, वो अच्छे तरीके से नोट कर लेना, जो कि कहीं ना कहीं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के साथ रिलेट करती है, जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन का गुण, ठीक है। कंजर्वेशन, तो बच्चों में कंजर्वेशन का गुण आ जाता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि अ, किसी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की संरचना को समझना। सिंपल हम ये कह सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की संरचना को समझना। जहां यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हमने एक कंटेनर रख लिया और ये एक हमने सेकंड कंटेनर रख लिया, ठीक है। इसकी भी इसका भी जो आयतन है वो 1 लीटर है और इसका भी जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम 1 लीटर है। इसमें हमने दूध डाल दिया और ये यहां तक फिल हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसमें हमने दूध डाल दिया, वह इस तरीके से यहां तक फिल हो गया, ठीक है। तो बच्चों को बिठाया और बच्चों को ये पूछा कि भाई यह बताओ कि किसमें दूध की मात्रा आपको ज्यादा लगती है, किसमें कम लगती है, या दूध समान है, ठीक है। सो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे हैं वो कहेंगे कि जो कि दूध की मात्रा है वह इसमें ज्यादा है। लेकिन जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे हैं वो ये कहेंगे कि जो दूध की मात्रा है वो दोनों में क्या है, समान है, ठीक है। वो दोनों में समान है, क्लियर है। सो जब बच्चे किसी प्रॉपर कंटेनर की जो कि शेप है, ठीक है, उसको समझ जाते हैं, उसके वॉल्यूम को समझ जाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंजर्वेशन का गुण। तो इसमें ये लिख सकते हो कि किसी कंटेनर की आउटर शेप परिवर्तन होने पर भी, किसी कंटेनर की आउटर शेप मीन्स बाहरी जो भी उसका रूप है, बाहरी स्वरूप है, वो बदलने पर भी
उसका वॉल्यूम या आयतन समान रहे, और यह बच्चों को जब पता होता है तो उसमें बच्चे ये गुण मीन्स विकसित कर लेते हैं। क्लियर है? सो कंजर्वेशन के गुण में आप ये एग्जाम्पल रख सकते हो। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ स्टिक्स रख दी इस तरीके से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 स्टिक्स रख दी, और ऐसे ही हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये स्टिक रख दी। अब बच्चे को पूछेंगे कि कौन सी स्टिक्स ज्यादा है, ठीक है। तो जब बच्चा ये कहे कि भाई इसमें ये स्टिक्स हमें ज्यादा लगती हैं, तो इट मीन वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ रहा है अभी। लेकिन अगर बच्चा बताए कि दोनों जो स्टिक्स हैं इसकी संख्या समान है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें कंजर्वेशन का गुण आ गया है। तो ये है हमारे पास कंक्रीट ऑपरेशनल की विशेषता। फर्स्ट जो मैंने आपको बात बताई थी कि इसमें बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करता है, परंतु सिर्फ कंक्रीट ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, ये आप याद रखोगे कि सिर्फ मूर्त वस्तुओं पर तर्कपूर्ण चिंतन वह कर सकता है। क्लियर है? तो ये हमारी थर्ड स्टेज कंप्लीट हो गई। सो गाइस आगे हमारे पास स्टेज है फोर्थ स्टेज, जिसका नाम है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखो फॉर्मल सिंपल है, जो भी रूल रेगुलेशन है बच्चा समझने लग जाता है, ठीक है, जो भी रूल रेगुलेशन है बच्चा समझने लग जाता है। यह है 11 से ऊपर की अवस्था, किशोरावस्था में बच्चा प्रवेश कर गया है, तो फॉर्मली तरीके से सोचने लग जाता है। जो बच्चे की थिंकिंग है वो थिंकिंग उसकी लॉजिकल हो जाती है, जो भी एब्स्ट्रैक्ट थिंग होती हैं उस पर, ठीक है, जो भी जहां हम कह सकते हैं अमूर्त वस्तुओं पर तर्कपूर्ण सोचने लग जाता है, ठीक है। अमूर्त वस्तुओं पर तर्कपूर्ण तरीके से सोचना मीन्स किसी भी समस्या को हल करने के लिए अब बच्चे को ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं होती। किसी भी प्रॉब्लम को, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो वह अपने, हम कह सकते हैं कि जो भी अपना माइंड है उसका पूरा यूज करने लग जाता है, ठीक है, अपने माइंड का अच्छे तरीके से यूज करने लग जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, ये लिख लेना। ऐसे ही इसमें बच्चा, हम कह सकते हैं आ, ये पहला गुण है हाई इक्विलिब्रियम, हाई इक्विलिब्रियम हो जाता है। मींस जो भी, देखो हमने टर्म पढ़ी थी, इक्विलिब्रियम टर्म हमने पढ़ी थी जब हमने एसिमिलेशन और अकोमोडेशन किया था। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो भी बच्चा अपने विचार बना रहा है, जो भी बच्चा नॉलेज ले रहा है, तो उस नॉलेज को यहाँ पे वह अच्छे तरीके से करेक्ट कर लेता है, ठीक है, वह अच्छे तरीके से करेक्ट कर लेता है। तो बैलेंस करने की जो क्षमता है वो हाई हो जाती है बच्चे की, ठीक है। इसमें आप एक और याद रखोगे, डिडक्टिव रीजनिंग, यूज ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, और इसमें एक और लिख देता हूं, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, ठीक है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग। अब डिडक्टिव रीजनिंग से याद आया, जो कि एक आता है इंडक्टिव वर्ड, इंडक्टिव रीजनिंग। देखो इंडक्टिव को बोलते हैं हम आगमन। आगमन में पहले एग्जाम्पल हो गए, फिर रूल होते हैं, ये आपको पता है। आगमन विधि के बारे में तो आपको पता होगा, इंडक्टिव मेथड के बारे में तो आपको पता होगा। तो पहले रूल और फिर क्या,
नियम, पहले सॉरी एग्जाम्पल उदाहरण फिर नियम। तो मैंने आपको थर्ड स्टेज में बताया था, थर्ड स्टेज में हमने बताया था, थोड़ा मैं इस चीज के बारे में बता दूं कि यह चीज थर्ड स्टेज के साथ कैसे रिलेट करती है। हमने थर्ड स्टेज में किया कि बच्चे को जब हम ऑब्जेक्ट्स देते हैं फिर वह प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। बच्चे को ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अगर बात करें तो यह एग्जाम्पल का काम करते हैं। ऑब्जेक्ट जब एग्जाम्पल का काम करते हैं तो ऑब्जेक्ट को समझ करके वह क्या है, आगे एक नियम बना रहा होता है बच्चा, ठीक है। तो इसलिए इंडक्टिव रीजनिंग जो है यह थर्ड स्टेज की विशेषता है, ठीक है। यह थर्ड स्टेज है जो हमने कर ली है, ये मैं बताना भूल गया था। अभी जब मैंने इसको किया तो ये माइंड में आ गया। तो इंडक्टिव जो रीजनिंग है यह थर्ड स्टेज की विशेषता है, ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लोगे। तो इंडक्टिव रीजनिंग में ऑब्जेक्ट्स को देख करके रूल्स बनाना, मींस ऑब्जेक्ट्स रूल, और जो भी सॉल्व फिर कर ली प्रॉब्लम वो रूल बन गए, ठीक है। ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है। तो डिडक्टिव रीजनिंग, तो डिडक्टिव क्या हो गया, निगमन, निगमनात्मक तर्कपूर्ण विचार होते हैं बच्चे के, ठीक है। निगमनात्मक तर्कपूर्ण विचार। हाई इक्विलिब्रियम मींस अपने आप को, अपने विचारों को बच्चा बैलेंस रखता है हाईली तरीके से, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग निगमनात्मक, अब इसमें निगमन में होता क्या है, ये भी आपको पता होगा कि पहले भाई नियम आते हैं, पहले क्या आते हैं, नियम, फिर हम कहते हैं कि उदाहरण आते हैं, एग्जाम्पल आ रहे होते हैं, ठीक है। सो यह थिंकिंग बच्चों में फोर्थ स्टेज में आती है, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में यह थिंकिंग डिडक्टिव रीजनिंग की वह नियम बनाता है और उनसे रिलेटेड जो भी कुछ एग्जाम्पल देने होते हैं वो दे देता है, ठीक है। सो उसको एग्जाम्पल्स की पहले जरूरत नहीं पड़ती, उसके सामने ऑब्जेक्ट रखो चाहे ना रखो, वह किसी भी प्रॉब्लम को अपने माइंड से हल करने लग जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती है जिसमें हमने किया था ना कल्पना, तो यह कल्पना जो हमने कल्पना सेकंड स्टेज में की थी इनिशिएटिव पीरियड में, जो कल्पना हमने की थी यह उस कल्पना, हाइपोथेटिकल यह एक कल्पना होती है लेकिन जो इनिशिएटिव पीरियड में की थी उससे अलग होती है, ठीक है। होती एक कल्पना है लेकिन इनिशिएटिव पीरियड की कल्पना से अलग। इसमें जो कल्पना होती है वह रियलिज्म होती है, ठीक है। वह रियलिज्म होती है, मींस इसमें वास्तविकताओं को समझने लग जाता है, वास्तविकता को समझना, मींस इनिशिएटिव पीरियड में अगर हम उसको भूतों की कहानियां सुनाएं तो वह भूतों पर विश्वास करने लग जाएगा, लेकिन हाइपोथेटिकल थिंकिंग में वह ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करेगा, ठीक है। जो मीन्स किसी भी तरीके की जो कि हम मानते हैं कि यह वास्तविक तरीके से इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती, तो वो मीन्स बच्चे फिर उसी तरीके से सोचने लग जाते हैं कि भाई जो अगर हम बात करें भूत वगैरह की है ना, आत्मा वगैरह की, तो इसकी वास्तविकता नहीं होती, यह हमें नई चीजें दिखाई देती, तो इट मीन्स बच्चा फिर इस तरीके की थिंकिंग रखने लग जाता है। रियलिज्म, कल्पना करना, मीन्स जो भी कल्पना कर रहा होता है, अब कल्पना किससे रिलेट करती है, उसके भविष्य से। मीन्स हम कल्पना कब करते हैं, हम कुछ ना कुछ भविष्य में करना चाहते हैं तभी करते हैं ना हम कल्पना। तो भविष्य में जो वह अपने एम है या गोल है उनका निर्माण करने लग जाता है, तो फिर उसी को बोलते हैं हाइपोथेटिकल थिंकिंग। मीन्स भविष्य में उसने करना क्या है, उसका क्या एम है, क्या गोल है, ठीक है, क्या उसका पर्पज है यहाँ पे संसार में आने का, तो ऐसी चीजें उसको समझ आ जाती है, तो फिर वह रियलिज्म हो जाता है, उसकी सोच जो है वह वास्तविकता तरीके की हो जाती है। तो अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य को मीन्स सुरक्षित करने के लिए या सेट करने के लिए वह कार्य करता है, क्लियर है। तो हाइपोथेटिकल थिंकिंग किसमें आती है, इसमें आती है। आगे हम और देख लेते हैं इसमें कुछ गुण। इसमें हमारे पास एक आता है ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मीन्स अपनी समझ है या जो भी उसने सीखा है कुछ, ठीक है, उसको क्या करना, ट्रांसफर करना। तो सिंपल है कि अपने पुराने विचारों को नए विचारों के साथ जोड़ करके, ठीक है, हाईली तरीके से जो भी अपनी इंफॉर्मेशन है उसको करेक्ट करना या सीखना या अपनी समझ है, ठीक है, उसको नए विचारों में ट्रांसफर करना, तो वो चीजें इसमें बच्चा सीख जाता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो कि फोर्थ स्टेज की विशेषता है में आती है,
ठीक है। सो फोर्थ स्टेज जिसका नाम है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज याद रखोगे कि बच्चा फॉर्मली वे से सोचने लग जाता है, ठीक है। उसके जो विचार है वह वास्तविक हो जाते हैं, ठीक है। जो भी किसी समस्या है उसको वह अपने माइंड से हल करने लग जाता है। हाईली तरीके से जो इक्विलिब्रियम है वो उसमें आ जाता है, डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग है, लर्निंग है, उसको वह ट्रांसफर करने लग जाता है। प्रेडिक्शन, ठीक है, प्रेडिक्शन भी करने लग जाता है, मींस आने वाले समय में उसने क्या करना है वो करने लग जाता है, जो कहीं ना कहीं हाइपोथेटिकल थिंकिंग के साथ रिलेट करती है, ठीक है। अमूर्त समस्याएं होती हैं उसको समझने लग जाता है, ठीक है। सो ये कुछ था कंसेप्ट हमारा प्याजे का। तो ये प्याजे की चारों स्टेजेस हो गई हैं, ठीक है। सो यहीं पे हम अपना जो लेक्चर है इसको ओवर करते हैं। आगे जो हमारा कंसेप्ट रहने वाला है नेक्स्ट क्लास में, जो हम कंसेप्ट करेंगे वो विगोस्की या कोलबर्ग में से एक कर लेंगे, देख लेंगे कल की क्लास में। तो अगर आपको यह वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो कल की क्लास भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, विगोस्की से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। विगोस्की पढ़ने के बाद प्याजे और विगोस्की के आपस में क्या विचार थे और प्याजे ने किन बातों को मुख्य माना था, मीन्स प्रायोरिटी दी थी, और विगोस्की ने। सो ये सारी चीजें धीरे धीरे लगातार होती जाएंगी। तो बस रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल के साथ जुड़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इन चीजों को शेयर करें, ठीक है, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट हो, ठीक है। सो सभी लेक्चर साइको के आपको इसी वे से प्रोवाइड करते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates.